गुड मॉर्निंग गाइस। कल हमने ऋतुराज का कवि परिचय प्राप्त किया था और कविता कन्यादान का मुख्य विषय समझा था और कविता परिचय प्राप्त किया। आज हम इस कविता का भावार्थ समझने का प्रयास करें। हमारी कविता कुछ इस प्रकार है बेटा। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते समय, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। अब इस कविता का पहला पैराग्राफ देखिए बेटा। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते समय। इस समय इन पंक्तियों में कवि उस रस्म की ओर संकेत कर रहा है जिसमें विवाह के समय कन्या के माता पिता वर को अपनी बेटी दान में देते हैं। वह है कन्यादान। ठीक है बेटा। तो कवि कहता है कि कन्यादान के समय कन्या को दान में देते हुए माँ का दुख अत्यंत सच्चा और वास्तविक था, क्योंकि वह कन्या ही उसके जीवन की एकमात्र पूंजी थी। वह उसे उतनी प्यारी थी बेटा जितनी किसी व्यक्ति को अपने जीवन के लिए बचाई गई जो पूंजी होती है वह प्यारी होती है, कि उसे उस पर विश्वास होता है कि अपने मुश्किल क्षणों में वह पूंजी उसे बाहर निकाल लेगी। तो एक माँ के लिए स्त्री भी ऐसा ही एक विश्वास होती है बेटा, कि माँ ये समझती है कि उसके जीवन में यदि उसके समक्ष किसी भी तरह की कोई मुसीबत है तो उसकी बेटी उसका सहारा बनेगी। तो उस कन्यादान की रस्म के समय माँ जब अपनी कन्या को दान कर रही थी तो उसका वह दुख एकदम सच्चा दुख था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये मेरे जीवन की एकमात्र पूंजी है, मेरे जीवन की अंतिम पूंजी है और इसे मैं दान में देने जा रही हूँ। क्यों उसे ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि वह अपने जीवन के सारे सुख दुख उसी कन्या के साथ बांटा करती थी और उसी लड़की का वह कन्यादान कर रही थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी और माँ को ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी अभी इतनी अधिक समझदार नहीं हुई है, उसकी बेटी अत्यंत ही भोली सरल, कि वह शारीरिक रूप से अपनी उम्र के लिहाज से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन अभी भी उसका मन अत्यंत भोला भाला, निश्चल और अबोध सा है, कि उसे हर तरह के छल कपट की जानकारी अपने जीवन में नहीं। अर्थात वह इस दीन दुनिया की समझ पूरी तरह अपने मन में अभी नहीं बिठा पाई थी। अभी तो वह इतनी भोली और सरल थी कि उसे विवाह के सुखों का एहसास तो होता था, कि बेटा अनुभव होते हैं ना अपनी सहेलियों से सुनकर कि शादी के बाद ऐसा वैसा, नए वस्त्र, नया घर, गहने, सब कुछ नया नया। तो उसे विवाह के बाद के सुखों का एहसास तो था, लेकिन वैवाहिक जीवन के जो बंधन होते हैं और कुछ जो दुख उसमें छिपे होते हैं उसका उसे पूरी तरह से ज्ञान नहीं था। उसे सुख में छुपे उन दुखों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था।
उसे तो केवल विवाह के समय की उस मधुर कल्पनाओं का थोड़ा थोड़ा अस्पष्ट ज्ञान सा था। ठीक है, कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाजना नहीं आता था, कि उसे विवाह से जुड़े सारे सुखों का तो पता था लेकिन उन सुखों के पीछे जो दुख छुपे हुए थे उसे अभी पूरी तरह से पढ़ना नहीं आता था। बाजना मतलब पढ़ना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अर्थात जिस तरह हम अंधेरे में पढ़ते हैं बेटा और अपने मन से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम खुद एक उसमें तुक बनाते चलते हैं कि हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो कन्या ने विवाह के बाद की सारी बातें सिर्फ सुनी थी, उसे पक्का किसी भी चीज का पता नहीं था, तो इसीलिए उसे धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा गया है कि उसे कुछ ज्ञान था और कुछ वह अपने मन से कल्पनाएं कर रही थी, कि उसे वैवाहिक जीवन की मधुर कल्पनाओं का कुछ अस्पष्ट ज्ञान था, अर्थात उसके सामने काल्पनिक सुखों का एक संसार था जिसके आधार पर वह वैवाहिक जीवन के सुखों को जानने की कुछ कुछ कोशिश कर रही थी, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह कन्या लय एवं तुकों से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी, अर्थात वैवाहिक जीवन को लेकर वह अपने मन में कुछ भ्रमित सी थी। इस कारण वह उस आकर्षण का चिंतन कर रही थी और काल्पनिक सुखों में डूबी हुई थी, कि उसे स्पष्ट कुछ भी नहीं पता था। उसने जो अनुभव दूसरों से सुने थे उस अनुभवों के आधार पर वह विवाह के सुखों की एक कल्पना कर रही थी और उन्हीं कल्पनाओं में वह डूबी हुई थी। इसीलिए माँ कह रही है कि वह अभी इतनी सयानी नहीं हुई है, वह अभी बहुत ही भोली है। उसे सुख तो सारे पता है लेकिन सुख के पीछे छुपे दुख बांटना नहीं आता। वह धुंधले प्रकाश की पाठिका है कि उसे स्पष्ट कुछ भी ध्यान नहीं है, सिर्फ सुने हुए चीजों के आधार पर वह विवाह के सुंदर पहलू को जानने का प्रयत्न कर रही है, उसके आधार पर अपनी मानसिकता को विकसित कर रही है। उसे विवाह के सुखों के पीछे छिपे हुए दुखों का अभी तक ज्ञान नहीं है। ठीक है बेटा, ये हमारे इसके पहले पैराग्राफ का अर्थ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कविता का दूसरा पद्यांश देखिए। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। कन्यादान करते समय माँ अपनी बेटी को यह सीख दे रही है कि बेटा ससुराल में जाकर तुम अपने रूप सौंदर्य पर बहुत अधिक मुग्ध मत हो जाना, अर्थात तुम अपना चेहरा पानी में, दर्पण में तुम अपना चेहरा पानी में देखकर उस पर रीझ मत जाना। इसका अर्थ है बेटा कि तुम यह मत समझ कर बैठ जाना कि तुम्हारा रूप सौंदर्य देखकर ससुराल के लोग मोहित हो जाएंगे या तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करने लगेंगे। जीवन की वास्तविकता कुछ और ही है। वह बेटी को ये समझा रही है कि तुम अपने सौंदर्य की प्रशंसा में खोकर मत रह जाना और जो प्रशंसा कर रहे हैं उनके उस प्रशंसा के पीछे छुपे हुए भावों को समझने का प्रयास करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ दूसरी बात बेटी को समझाती है कि आग पर सिर्फ रोटियां सेकी जाती है, यह जलने मरने के लिए नहीं है। कि यदि किसी भी तरह का तुम पर कोई अत्याचार हो, तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने का कोई प्रयास करे, तो किसी भी तरह की कायरता अपने मन में लेकर मत आना और स्वयं को आग के हवाले कर देना। यह किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, यह आग का दुरुपयोग है। यदि कोई और भी तुम्हें उसके हवाले करने का प्रयास करे तो तुम उसके खिलाफ खड़ी होना, क्योंकि आग सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है, किसी और प्रयोग के लिए नहीं है।
वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और वस्त्र और आभूषणों को एक स्त्री की शोभा अवश्य माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक भ्रम है बेटा, कि कोई आपको यदि इन वस्त्रों और आभूषणों के द्वारा अपनी और करने का प्रयास करे, आपसे गलत कार्य करने का या आपके अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास करे, तो यह एक बंधन बनकर रह जाते हैं। अर्थात स्त्री वस्त्र और आभूषण पहनकर अपने बारे में एक गलत फहमी पाल लेती है कि ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं, और वह इन सब के लोभ में आ जाती है और अपना शोषण होने देती है। लेकिन यथार्थ रूप में देखा जाए तो यही इस आभूषण और वस्त्र स्त्री के लिए बंधन होते हैं, और इनमें बंधकर वह इतनी मोहग्रस्त हो जाती है कि स्वयं का अस्तित्व भुला बैठती है और अपने साथ हो रहे अत्याचारों को भी उन गहनों और आभूषणों के बदले स्वीकार कर लेती है। ठीक है ना? तो वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, यह बंधन है स्त्री जीवन के, ये स्त्री जीवन को बांध देते हैं बेटा। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई ना देना। माँ अपनी पुत्री को अंतिम शिक्षा देते हुए कहती है बेटा कि तुम लड़की बनकर तो रहना, लड़की के जो गुण उसमें विद्यमान होने चाहिए, स्नेह, वात्सल्य, ममता, दया, करुणा, वो सब अपने अंदर समाये रखना, कि लड़की जैसी तो होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात अपने अंदर दुर्बलता, पराश्रितता और दूसरों पर निर्भर रहने की जो प्रवृत्ति है उसको हावी मत होने देना। सहनशीलता का गुण अपने अंदर रखना, लेकिन उस सहनशीलता को अपने अस्तित्व को खत्म करने का हथियार मत बनने देना, कि तुम अपने अंदर गुणों को समाये रखना, लेकिन यदि उन गुणों के कारण तुम्हारा हनन हो, तुम्हारे अस्तित्व का समाप्त होने की स्थिति में आ जाए, तो अपने उन गुणों को छोड़कर सामने खड़ी होना और ये बता देना कि किसी भी स्थिति में तुम्हारा शोषण या उत्पीड़न नहीं किया जा सकता। माँ बच्ची को ये शिक्षा दे रही है बेटा कि लड़कियों के जो गुण उसमें होने चाहिए उन्हें बनाए रखना, लेकिन लड़की जैसी दुर्बल, कमजोर, असहाय कभी नजर मत आना, ताकि तुम्हारा शोषण हो सके, कि अपने आप को दूसरों के सामने सदैव स्वाभिमानी और सहनशील रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है बेटा, ये हमारी कविता है। कविता को पढ़ने का और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। कठिन शब्दों के अर्थों का सहारा लेते हुए कविता के मूल भाव को और अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए।